हाँ जी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में आपने एक्सेप्टेंस देखा था और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जितने भी वैलिड रूल ऑफ एक्सेप्टेंस थे सेक्शन 7 के अंदर, वो सारे रूल्स आपने देखे थे, ठीक है। तो फिर हमने आपसे कहा था कि हम लोग फिर से वापस जाएंगे अपने इनिशियल चैप्टर पे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो पहली क्लास हमारी शुरू हुई थी लीगल फ्रेमवर्क के बाद में, हम फिर से वहीं पर जाएंगे और फिर वहां पे जो कुछ चीजें हम छोड़ के आए थे उसकी चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ में हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू कहां से किया था सर? मैं बताता हूं आपको हमने शुरू कहां से किया था। मैंने आपसे कहा था बेटा, एक व्यक्ति होता है। जब ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक ऑफर देता था, जिसको हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल कहते थे। ये प्रपोजल क्यों दिया जाता था? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन, सामने वाले की सहमति पाने के लिए। यहां से ऑफर गया और यहां से उस ऑफर की एक्सेप्टेंस आती थी। यहां से उस ऑफर का एक्सेप्टेंस आती थी और ये एक्सेप्टेंस जब आती थी तो जैसे ही ये एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्टेंस देते ही ये क्या बन जाता था? ये प्रॉमिस बन जाता था सर, ये प्रॉमिस बन जाता था, ठीक। अब इस प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन आ जाए, लेन देन की बातें हो जाएं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? फिर ये सर एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर ये एग्रीमेंट आपका इनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब ऐसा है जिसमें आप अपना अधिकार पाने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसको क्या हो गया? एक मिनट रुकना। अगर ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कि अपना अधिकार पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हमने शुरू में कहा था और यहां से हम लोग फिर आगे निकल गए थे। फिर हम लोग इसका मतलब जानने लगे थे कि हमने कहा पहले चलो एक सर समझते हैं प्रपोजल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो हमने इसको और इसको अब डिस्कस कर लिया है पूरी की तरीके से कि प्रपोजल किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, और एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, वैलिड जब होती है, और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से वापस उसी दौर पे आ चुके जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। पहली बात, अगर बेटा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो रही है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जुड़ गया, गांधी जी की बात हो गई, लेन देन की बात हो गई, तो बेटा ये बन जाता है एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में अगर ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो फिर ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे कोई बोले कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आपसे बोले बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यस सर, ठीक है। फिर बात आती है, कि सर ये एग्रीमेंट क्या होता है। मेरी बात समझिएगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और उसके एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो प्रॉमिस बन जाता है। कंसिडरेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज डी आएगा। 2C प्रॉमिस का होता है, 2A ऑफर था,
टू बी एक्सेप्टेंस था, टू सी प्रॉमिस का होता है, ठीक है। When the offer is accepted, it becomes a promise, ठीक है। और 2D कंसिडरेशन का है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसको वहां पर डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट 2E होता है, ओ 2E में एग्रीमेंट होता है और 2H में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। हाँ, सेक्शन तुम्हारे खून में दौड़ने चाहिए, याद कर बता रहा हूं मैं। इतनी बार तो मैं सेक्शन रिपीट करता हूं, अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें सेक्शन याद नहीं हो रहे बेटा, सुबह सुबह मंदिर जाना शुरू कर दो और उससे भी काम न चले, दिमागी खाना शुरू कर दो उससे भी काम न चले बेटा, बस चुपचाप उठाओ रोटी और गुड़, और हफ्ते में एक दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कर दो, और 6 भूखे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करो, उनको भोग कराओ, ब्राह्मण भोग घर पे करवाओ, तब जाके शायद तुम्हारा कुछ भला होगा। वरना अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा है, बस यही रास्ता बचा हुआ है, वरना मैं तो कुछ करना ही नहीं। इतनी बार तो क्लास के अंदर मैं ही रिपीट करता हूँ चीजों को, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अब इससे भी तुम्हें याद नहीं हो रहा है, तो फिर और कोई तरीका नहीं बेटा, फिर तुम्हें वही पुराने जमाने के कस्टम फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। आओ इधर आओ, इधर आओ। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट इन सेक्शन 2 क्लॉज ई, वो कहते हैं व्हेन अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस forming part of consideration for each other, जब कोई प्रॉमिस होता है और उस प्रॉमिस में जब लेन देन की बातें हो जाती है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, देन it becomes an agreement. It becomes an agreement. तो जब कोई प्रॉमिस है, यानी प्रॉमिस का बना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो बताइए एग्रीमेंट की अगर मुझे परिभाषा लिखनी हो तो सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या बोलता है? वो कहता है एक प्रॉमिस होना चाहिए या सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी सेट ऑफ प्रॉमिस, आपने मुझसे वादा किया, मैंने आपसे वादा किया और साथ में लेन देन की बातें कर ली, इसका मतलब आपके और मेरे बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? आइए फिर बात आती है सर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? फिर सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी होती है, और सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या दे रखी है? वो कहते हैं एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि अगर कल को यहां पर कुछ भी दिक्कत आए, सामने वाला ब्रीच करे, कुछ करे, आप कानून का सहारा ले सकते हैं। मतलब ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसे आप कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट है अगर वो सामने वाला फुलफिल ना करे तो उसको आप कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफोर्सेबिलिटी, यानी इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ है ये एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट को पूरा करवाने के लिए हम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, कोर्ट की मदद ले सकते हैं, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो फिर ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर हम कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं ले सकते, हम कोर्ट कचहरी की मदद नहीं ले सकते, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी गुड।
डन। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे? ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब इफ सेटिस्फाइड या ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। अगर सेक्शन 10 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, अगर सेक्शन 10 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, याद रखिएगा सारी कंडीशन, एक कंडीशन में अगर पिट गई, अगर सेक्शन 10 की एक कंडीशन पे अगर पिट गई तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सेक्शन 10 की सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर क्या क्या कंडीशन है सेक्शन 10 की, आइए देखते हैं मेरे साथ साथ। सेक्शन 10 मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सेक्शन 10 सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग आर टू बेसिक एलिमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड सच एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, यस सर। What are the essential of section 10? सेक्शन 10 की सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई होंगी तभी इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? पहले तो प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि चंपा और आकाश के बीच में प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो पहले ऑफर जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस जाएगा, फिर एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कब होगा? जब कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होगा। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, तू मेरे लिए क्या करेगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर लेन देन की बातें हो जानी चाहिए। अगर आपको गुप्ता जी 1 किलो चावल देंगे तो आप बदले में 1 किलो चावल का 100 रुपए देंगे। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। The parties must have an intention to create a legal relationship। इस एग्रीमेंट का पर्पस हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट का होना चाहिए, समाज सेवा करने का या डोमेस्टिक रिलेशन का नहीं होना चाहिए। लीगल मींस यानी जो भी एग्रीमेंट है इसको कानूनी रूप देने का पर्पस होना चाहिए, मतलब कल को अगर दिक्कत आएगी तो हम कानून का सहारा ले सकें, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, यस सर, मतलब डोमेस्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी बीवी ने कहा वैलेंटाइंस आ रहा है बेटा, तो वैलेंटाइन में मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मैंने कहा तू बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस एक सोने का हार दे देना। ठीक है, तो 14 तारीख को वैलेंटाइन था, सोने का हार मुझे देना था और मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल गया और मैं भूल गया। जब मैं घर पहुंचा तो बीवी ने कहा मैं तेरे खिलाफ केस फाइल कर रही हूं। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने, भगवान ऐसा क्या कर दिया? वो कहती तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे सोने का हार गिफ्ट करूंगा और तेरा कहां गया तेरा वादा? क्योंकि तूने ब्रीच किया है अपना वादा, तो मैं जा रही हूं कोर्ट केस करने तुम्हारे खिलाफ। बताइए क्या बीवी कोर्ट केस कर पाएगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो मैंने वादा किया था तुझे सोने का हार दूंगा, क्या उसका इंटेंशन ये था कि कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, कि मान लो अगर ब्रीच करो तो कानूनी सहारा लेंगे इसके लिए? द आंसर इज नो सर। ये तो एक नेचुरल डोमेस्टिक नेचर का आपका प्रॉमिस था, एक लव एंड अफेक्शन का प्रॉमिस था। तो ऐसे केस में यहाँ पर बीवी केस नहीं फाइल कर सकती, यानी इसको हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में नहीं लेके आएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। या आपने बीवी से वादा किया चलो सैटरडे नाइट है हम नाइट शो देखने जाएंगे, तैयार है ना, 11 बजे का शो है। बीवी घर पे तैयार बैठी हुई है, तुम ऑफिस से 11 बजे तक घर ही नहीं पहुंचे। जैसे तुम घर पहुंचे तुमने गेट खोला, बीवी कह रही चलो पहले थाने चलते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया? कह रहे तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करना है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तूने वादा किया था 11 बजे मूवी दिखाने ले जाएगा, तूने वादा तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो क्या कोर्ट केस हो पाएगा? द आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा था मूवी दिखाने लेके जाएंगे 11 बजे, क्या वहां पर इस वादा इस एग्रीमेंट का कोई इन्फोर्सिबिलिटी था? क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? द आंसर इज नो सर। ये तो डोमेस्टिक नेचर का, आपके भावना का, प्रेम का संबंध था। तो यहां पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की मंशा नहीं थी आपकी कि कल को मान लो अगर ब्रीच कर दे तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए लॉ कहता है कि जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब भी आप वादे कर रहे हैं, वो वहां पर इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद जो पार्टीज हैं वो फ्री कंसेंट उनके होने चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर कोई दबाव ना डाला गया हो, आपको धमकाया ना गया हो,
आप पागल तो नहीं हैं, आपका उसका फायदा तो ना उठाया गया हो, आपको मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन देके हमने आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ ठगा तो नहीं है, आप ठगे तो नहीं गए थे, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं किया गया था, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें नहीं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि मतलब आपकी जो कंसेंट है, सहमति, वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी के धमकाने से नहीं आनी चाहिए, आपकी अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से, कंसेंसन एड आइडम, ठीक है, वो होना चाहिए। ओके, इसके बाद द पार्टीज मस्ट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो कैपेसिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होना चाहिए, मतलब कि माइनर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, पर्दा नशीन वुमेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अलाइन एनिमी नहीं होना चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे पूरे स्पेसिफिक, ये सब एक एक चैप्टर है बेटा, इसका अपना एक चैप्टर आएगा इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, इसका अपना चैप्टर आएगा, इसका अपना चैप्टर आएगा, ये सब चैप्टर है। कंसिडरेशन, पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, इसका अपना चैप्टर आएगा कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लीगैलिटी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, इसका अपना चैप्टर आएगा। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर, जो आपका एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको वॉइड डिक्लेयर करा दिया गया हो। सेक्शन 27 के अंदर मैंने ए से कहा, ए जाओ बी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ए ने मर्डर कर दिया और जब मेरे पास आया भैया 10,000 रुपए, मैंने कहा किस चीज का 10,000 रुपए, कह रहा आपने कहा था ना मर्डर कर दो, मैंने कर दिया, मैंने कहा नहीं दूंगा 10,000 रुपए, जाओ क्या कर लोगे। अब बताइए क्या बेचारा एक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट पाएगा? नहीं काट पाएगा सर, ठीक है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, कोर्ट से बोलेगा साहब बताइए, इस आदमी ने मुझसे कहा था एक का मर्डर कर दो और मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मैंने ठोक दिया सर, 6 की 6 उतार दी, मैंने ठोक दिया मैंने, अब मैं इससे जब पैसा मांग रहा हूं, ये कह रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा साहब, तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट क्या बोलेगा, चल उसको बाद में देखेंगे, तेरा पैसा बाद में तुझे दिलाएंगे, पहले तू अंदर आ, तूने ठोका तो ठोका कैसे, 6 की 6 कैसे उतारे तूने। तो एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि डिक्लेयर किया गया हो स्पेसिफिकली वॉइड, यानी वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं जून के महीने में बर्फ गिरा दूंगा, ये सब ना हो। और जो आपने एग्रीमेंट कर रखा है वो सारे के सारे सर्टेन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी से कहा मैं तुम्हें तेल बेचूंगा, भाई तेल बेचूंगा, कौन सा तेल? सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, कौन सा तेल? तो तेल तो बेचूंगा पता है, लेकिन तेल कौन सा बेचूंगा ये नहीं पता, तो अभी तक चीजें सर्टेन नहीं हो पाई हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसलिए वो आपका एग्रीमेंट जो वो सर्टेन होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेक्शन 10 की ये 12 वचन, सेक्शन 10 के अगर ये 12 वचन बेटा, अगर सेक्शन 10 के ये 12 कंडीशन, अगर सेक्शन 10 के ये 12 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, तब जाके उसको हम एक वैलिड एग्रीमेंट बोलते हैं। और जब वो एग्रीमेंट आपका इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तब जाके हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। आप जरा यहां पर एक अंतर समझ लो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इधर आओ जरा। आपने कहा एक एग्रीमेंट होगा और इस एग्रीमेंट को वैलिड कब बोलेंगे? जब सेक्शन 10 सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेक्शन 10 की सारी कंडीशन, सेक्शन 10 की जब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तब जाके इसको हम वैलिड एग्रीमेंट बोलेंगे। अगर ये वैलिड एग्रीमेंट हो गया और ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे? फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। हमारी बात समझ में? यस सर। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट
दोनों में अंतर क्या है भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट कैसे पैदा हुआ था? ये पैदा हुआ था प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से। एक प्रॉमिस होना चाहिए प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए तो एग्रीमेंट पैदा होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे पैदा हुआ था? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट, ध्यान से मेरी बात समझना, ऑल अरे रे रे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट। जल्दी बताओ भैया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो एग्रीमेंट बनना जरूरी है ना। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो जब तक वो एग्रीमेंट नहीं है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल होते हैं वही आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है? यस सर। बस यही सब कुछ अंतर यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। देखो ध्यान से, इंस्टीट्यूट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 4 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसे नहीं पूछा है इंस्टीट्यूट ने। पता है इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है? इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज क्या होती है? इंस्टीट्यूट कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बस पूछ क्या रहा है वो, पूछ यही रहा है आपसे, अंतर बताओ। तो अंतर क्या होता है, मीनिंग बताइए। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, क्या एग्रीमेंट में कोई लीगल रिलेशनशिप आएगी? एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप अनलेस कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 सेटिस्फाइड। जब तक वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा, सेक्शन 10 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कोई लीगल रिलेशनशिप पैदा नहीं होती। कोर्ट कचहरी का दरवाजा तब तक नहीं खटखटा सकते जब तक सेक्शन 10 सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसका मतलब सेक्शन 10 सेटिस्फाई हुआ तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना, तो फिर आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वन इन अदर एग्रीमेंट डू नॉट इम्पॉसिबल। अरे यार ये क्या लिखा है, ये बेकार चीज है, ये अलग चीज है। ये जरा वन इन अदर, द टर्म एग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब बताइए, एग्रीमेंट वाइड क्यों है? एग्रीमेंट का स्कोप बड़ा क्यों है? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट का बनना जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट बन जाए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो कंफर्म नहीं होता। मतलब हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, इसलिए एग्रीमेंट का दायरा बड़ा होता है। ठीक है? यस सर, बस यही 3 अंतर आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक? यस सर, आ जाओ। इसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, 2 बातें आती हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर देखो, आपने पढ़ा सर एग्रीमेंट, मैं वहां से रीड करा दूंगा बाद में। फिलहाल इधर देखो, एग्रीमेंट पढ़ा आपने। एग्रीमेंट के 2 बच्चे, एग्रीमेंट के 2 बच्चे,
इस एग्रीमेंट को आप वैलिड एग्रीमेंट कब बोलेंगे, इसको आप वॉइड एग्रीमेंट कब बोलेंगे। वैलिड एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा जहां पर आपका सेक्शन 10 सेटिस्फाइड है, मतलब ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 आर सेटिस्फाइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइंग सेक्शन 10, यानी वन और मोर कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 इज मिसिंग। ओ, जहां पर सेक्शन 10 सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो फिर उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। सर एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा, आपने सेक्शन 10 में पढ़ा था एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। अब देखिए ध्यान से, सेक्शन 10 की एक कंडीशन थी, ये एक कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 ये भी था। अब मान लो ए ने बी से कहा, यानी हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा, पत्नी जी सुनिए ना, पत्नी जी से कहा, पत्नी जी मेरी ड्यूटी बहुत दूर लगी है, आउट ऑफ स्टेशन, तो मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है और मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मुझे याद मत करना, रोज रोज फोन करे परेशान मत करना मुझे। उस जमाने में पत्र होते थे तो पत्र लिख के परेशान मत करना, मैं आ नहीं पाऊंगा अगले 4-5 साल तक, लेकिन हाँ मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें हर महीने, ये क्या हो रहा है, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं हर महीने तुमको मंथली मेंटेनेंस भेजा करूंगा। मैं हर महीने तुम्हें मंथली मेंटेनेंस भेजा करूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। तो इनिशियली इसने मंथली मेंटेनेंस भेजा, जब ये नई नई नौकरी पर गया था इनिशियली इसने भेजा, बट बाद में ये भूल गया, लेटर ऑन फेल टू सेंड मंथली मेंटेनेंस अमाउंट, खर्चा पानी भेजना इसने बंद कर दिया लेटर ऑन। बीवी को आया गुस्सा, बीवी ने फाइल कर दिया कोर्ट केस, बीवी चली गई कोर्ट। ओ माय गॉड, देखो थोड़ा दिख रहा है, बीवी चली गई कोर्ट, बीवी ने कहा जज साहब जज साहब जज साहब सुनिए ना, फाइल्ड केस अगेंस्ट हस्बैंड। जज साहब इस आदमी ने मुझसे कहा था, सुनो भागवान मैं बाहर जा रहा हूं लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा 5 साल तक, मुझे परेशान मत करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर महीने मंथली मेंटेनेंस भेजा करूंगा। जज साहब इस आदमी ने वादा किया था मुझसे, शुरुआत में इसने भेजा तो मैं भी खुश, ये भी खुश, ये कहीं भी रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेंटेनेंस का पैसा मैं लेना जज साहब, तो मैं खुश थी। अब इस आदमी ने जज साहब मेंटेनेंस का पैसा भेजना बंद कर दिया, तो जज साहब बताइए क्या हुआ तेरा वादा। और बताइए जब बीवी ने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल किया, बताइए क्या बीवी यहाँ पे जीती होगी? जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो ना, क्या बीवी जीती होगी? द आंसर इज नो। वेदर द केस फाइल्ड बाय द वाइफ इज वैलिड और नॉट, बताइए क्या केस वैलिड है? सेक्शन 10 की कंडीशन पढ़िए, सेक्शन 10 की कंडीशन पढ़िए और बताइए मुझे जो बीवी ने केस फाइल किया है, मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले, प्रभु का नाम लो और मुझे बताओ जो केस फाइल किया है बीवी ने क्या ये वैलिड है, यस और नो?
बताओ क्या ये केस जो बीवी ने फाइल किया है ये वैलिड है? यस और नो? सर सर नो सर नो, दिस केस इज इनवैलिड इन द आइस ऑफ लॉ। ऐसे अंग्रेजी लिखनी एग्जाम में तुम्हें, समझे? हाँ, जितना ज्ञान है सब ज्ञान वहां पर कहते हैं ना वॉमिट करके आ जाओ, जितना ज्ञान भरा है यहाँ पे सब वॉमिट करके आना एग्जाम में। इन द आइस ऑफ लॉ द केस इज इनवैलिड इन द आइस ऑफ लॉ। इंस्टीट्यूट के एग्जाम में गजब क्या पढ़ के आए लड़का, ठीक है, तब मार्क्स मिलते हैं। सर इनवैलिड क्यों है? एक बात बताइए, जब इन्होंने वादा किया अपनी बीवी को कि मैं हर महीने तुम्हें मेंटेनेंस अमाउंट भेजा करूंगा, क्या कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? क्या कोई स्टैम्प पेपर प्रॉपर नोटरी हुआ था और अगर कल को मैं ब्रीच करूंगा तो मेरे लिए कोर्ट कचहरी जाना, ऐसा मतलब इंटेंशन ये था क्या? ये तो वही बात हो गई, वैलेंटाइन ने बोला कि हार दूंगा, मैं भूल गया, मैं नहीं आ पाया, ऑफिस में क्लोजिंग लगी थी, मेरी छुट्टी नहीं मिली मुझे। ये थोड़ी कि मैं घंटी बजाऊंगा, बीवी बोले चल कचहरी चल, पहले सोने का हार कहाँ है? आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये तो डोमेस्टिक मामले, आपके घरेलू मामले हैं भाई साहब, अपने घर में निपटाओ। तो जब यहां पर ये वादा हुआ था, जब ये प्रॉमिस हुआ था, इस प्रॉमिस को करते समय there is a lack of intention to create a legal relationship. There is a lack of intention to create a legal relationship. Therefore, Section 10 is not satisfied. Hence, the case is not valid. Since Section 10 is not satisfied, therefore, such promise or agreement cannot be said as a valid contract. Since the contract is not valid, therefore, the case filed by wife is not valid. Okay, sir. Okay. अंग्रेजों, तो सर ये घटना कहां थी? ये घटना थी बेटा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ये केस था ब्रिटिश हाई कोर्ट का। ये केस था ब्रिटिश हाई कोर्ट का, जहां पर मिस्टर बेल्फोर एक आर्मी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, आर्मी में इनकी पोस्टिंग हुई थी सिलोन, मतलब कि आज के जमाने में उसको हम श्रीलंका बोलते हैं। तो श्रीलंका में इनकी पोस्टिंग हुआ था और श्रीलंका में ये अपने पोस्टिंग में आए थे। और जब वहां इंग्लैंड से आए, जब इंग्लैंड से मतलब निकले अपने घर से श्रीलंका के लिए, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी जी सुनो, पत्नी जी मैं जा तो रहा हूँ श्रीलंका, लेकिन तुम्हें मेरी याद है तो परेशान मत होना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैं हर महीने तुम्हें मेंटेनेंस अमाउंट खर्चा पानी भेजा करूंगा, बस उसी को देख के तुम मेरी याद पूरी कर लेना। तो इनिशियली इन्होंने भेजा और बाद में इन्होंने भेजने से भेज के ना ये भूल गए, क्या हुआ, मना बंद कर दिया भेजना, और बीवी ने केस फाइल कर दिया। बीवी कहती स्टार्टिंग में इस आदमी ने भेजा था, बाद में इसने भेजना बंद कर दिया, इसने वादा किया था मैं तुझसे भेजूंगा, लेकिन इसने नहीं भेजा। तो ब्रिटिश हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये आपका डोमेस्टिक मामला था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, देयरफॉर द केस इज नॉट वैलिड। अपने घर जाओ, अपने घर में निपटो जो निपटना है, ठीक है? तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का ये केस था। So section 10 is not satisfied, therefore the case is not valid since it is a not a contract. Okay, चलें आगे। Yes sir, yes sir, yes sir। एक सेकंड रुकना। चलिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको क्या हो गया? एक मिनट रुकना। एक सेकंड, इसको क्या हुआ? एक सेकंड, इसको क्या हुआ? चलो, हाँ जी, अब देखो, और देखो, और देखो सेक्शन 10 की कंडीशंस, और देखो, और एग्जाम्पल आप और आपके पेरेंट्स ठीक है, मान लो पिताजी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे? यस सर, मतलब कर रहे थे, नालायक, यस सर, ठीक है, फाउंडेशन में हो भी तुम,
हाँ इधर आओ, वो मैं बोलता हूँ चार्टर चार्टर ताकि तुम मोटिवेट रहो अंदर से गर्म। अब तो निकाल देंगे इस बार, लेकिन तुम तो नालायक हो। तुम्हारा मोटिवेशन रात में होता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह फिर वही हम कौन। पिताजी ने कहा बेटा अगर सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में तू 100/100 ले आएगा तो मैं तुझे एक बाइक गिफ्ट करूंगा। ओ माय गॉड, मैं तुझे बाइक गिफ्ट करूंगा अगर तू अकाउंट्स में 100 में से 100 ले आएगा बेटा, मैं तुझे बाइक गिफ्ट करूंगा, ऐसा पिताजी ने आपसे कहा। आपने दिन रात एक कर दिया, आपने डे नाइट सब। भाई साहब सिर्फ दिन भर आपका यूट्यूब ऑन था और उसमें बीएसआर ऑन था, ठीक है, और आप अकाउंट्स, बस अब तो आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन चुके थे। ऐसे की तैसे आप इंस्टीट्यूट से कह रहे थे, पूछो कहां से पूछो, इंस्टीट्यूट पूछो जहां से पूछना तुझे इस बार। तू लॉजिक कॉन्सेप्ट जो पूछेगा सब पूछ, मुझे तो बाइक चाहिए और बाइक के लिए जो करना पड़े मैं वो करूंगा। और आपका जब रिजल्ट आया आपके अकाउंट्स में 100/100 आ गई। आपने पिताजी से कहा पिताजी पिताजी क्या हुआ तेरा वादा। पिताजी बाइक। अब बाइक कैसे बनाते हैं पता नहीं, मेरी ड्राइंग बेटा बहुत खराब थी, ठीक है, तो मुझसे ये उम्मीदें मत करना। जो भी है, मेरी कंपार्टमेंट आई थी ड्राइंग के अंदर, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था मैं। तो आपने कहा पिताजी पिताजी बाइक। पिताजी ने कहा बेटा अभी तो फाउंडेशन का अकाउंट्स है, इसमें क्या रखा था। हाँ इसमें क्या रखा था, जब सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स होगा पेपर नंबर 1 उसमें तो 100 नंबर लाएगा ना, तब तुझे बाइक दूंगा। आपने कहा ऐसी की तैसी। एक तो यहाँ पे दिन भर रगड़ रगड़ के आंखें फोड़ फोड़ के यूट्यूब से बीएसआर की क्लास कर करके अकाउंट्स पढ़ाता। एक तो मैडम 11 12 सब उल्टा सीधा पढ़ा दी, उसको भूलने में इतना समय लगा, फिर लॉजिक कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, तब जाके अकाउंट्स पढ़ाए मैंने, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करी तब पास हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था कि तुझे बाइक दूंगा। अब आप अपने वादे से मुखर रहे हैं, अब आप अपने वादे से मुखर रहे हो, कह रहे हो कि बेटा इंटर में आओगे ना तब बाइक दूंगा। पिताजी ने बाइक देने से मना कर दिया। ओ माय गॉड। डिनाइड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। पिताजी ने बेटा बाइक देने से मना कर दिया। आपने पिताजी के ऊपर केस फाइल कर दिया। हे प्रभु, हे शिव, हे राम। आपने कहा जज साहब यही वो बाप है मेरा जिसने वादा किया था मुझसे कि अगर अकाउंट्स में 100 में से 100 ले आएगा तुझे ना बाइक दूंगा, बाइक। और इसके चक्कर में मैंने पढ़ पढ़ के जो कभी ना पढ़ने वाला था उसने कॉन्सेप्ट सीख सीख के अकाउंट में 100 में से 100 लाया था साहब। अब बताइए बाइक देने से मना कर रहा है। पिताजी कहते हैं बेटे से कोर्ट में, ये बता नालायक, मैं तुझे बाइक दूंगा नालायक, मैं तुझे बाइक दूंगा नालायक, तू मुझे क्या देगा बदले में, तू मुझे बदले में क्या देगा। आ रही बात समझ में? मैं तुझे बाइक दूंगा, तू बदले में क्या दे रहा है? कंसिडरेशन। ओ माय गॉड, इधर से अगर बाइक जाएगा तो इधर से क्या जाएगा? नो कंसिडरेशन। और जब कंसिडरेशन लैक है, जब कंसिडरेशन लैक है बेटा, ये तो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा। शिव 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 शिव। जब कंसिडरेशन लैक है, कंसिडरेशन ही नहीं है, कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। तू मेरे लिए क्या करेगा जब मैं तुझे बाइक दूंगा? अब बताइए, जब पिताजी लड़के को बाइक देने का वादा कर रहे हैं तो बेटा बदले में बाप को क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है सर। जब आप चंपा को हार गिफ्ट करने वाले हैं वैलेंटाइंस पे, तो चंपा आपको बदले में क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है सर। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट।
जब कंसिडरेशन लैक है तो लॉ कहता है भाई साहब जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो ये तो एग्रीमेंट ही नहीं है। ओ माय गॉड, क्योंकि सेक्शन 10 फेल्ड। क्योंकि आपको पता है सेक्शन 10 की एक कंडीशन थी, देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। इसलिए क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, दूसरी बात आपका जो वादा था ना बेटा, सुनो ना बेटा, तुम्हारे पिताजी का तुम्हारा वादा तो डोमेस्टिक नेचर का है ना, ये तो डोमेस्टिक नेचर का है बेटा, ये तो डोमेस्टिक नेचर का है। हमारी बात समझो, डोमेस्टिक नेचर का है। यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ओ तो क्या आप पिताजी से बाइक निकाल पाएंगे? क्या बाइक ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे सर, नहीं ले पाएंगे। दो कंडीशन लैक करती है, हम बदले में पिताजी को कुछ नहीं दे रहे हैं, कंसिडरेशन पिट गया। दूसरी बात, जिस समय पिताजी और मेरे बीच में वादा हुआ कि तू 100 नंबर लिया मैं तुझे बाइक दूंगा, तो वहां पर कोई भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। देयरफॉर सेक्शन 10 इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इफ सेक्शन 10 इज नॉट सेटिस्फाइड इट कैन नॉट बी सेट एज अ वैलिड एग्रीमेंट एंड सिंस इट इज अ वैलिड नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट देयरफॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज हियर एंड देयरफॉर द केस फाइल्ड बाय सन इज नॉट वैलिड। ओके, यस सर, ओके। लेकिन एक बात बताऊं, ट्विस्ट तो तब आएगा जब सेक्शन 25 पिक्चर में आएगा। सर मतलब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे सेक्शन 25 कंसिडरेशन के अंदर, सेक्शन 25 पढ़ेंगे हम लोग कंसिडरेशन के अंदर। जब कंसिडरेशन का चैप्टर आएगा आज से 4-5 क्लास के बाद, और कंसिडरेशन के चैप्टर में देखेंगे आप सेक्शन 25 देखेंगे, उसके एक्सेप्शंस होती हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। और वहां पर पहली एक्सेप्शन आपकी यही होती है, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओ यानी कि अगर सर जो बेटा है और जो बीवी है, वो बीवी थी ना वो जिसको हार देना था, और ये बेटा इसको बाइक मिलनी थी, अगर इन लोगों ने ना ये सामने वाले का जो वादा है ना, इस वादे को रिटर्न में ले लिया, रिटर्न में, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड करा लिया, नोटरी करा ली इसकी, कोर्ट में रजिस्ट्रार में जाके रजिस्टर्ड करा लिया इसको, कि रजिस्ट्रार कोर्ट में जाके पिताजी से मैंने स्टैम्प पेपर पे लिखित ले लिया कि मैं तुझे बाइक दूंगा, और इसकी नोटरी मैंने जाके रजिस्ट्रार में करा दी, तो मेरा जो प्रॉमिस था मेरे पिताजी का वो रजिस्टर्ड प्रॉमिस हो गया। अब बताइए कल को अगर मैं अकाउंट्स में 100 ले आऊंगा तो क्या पिताजी की हिम्मत है बोलने की मैं तुझे बाइक दूंगा, तू बदले में क्या देगा? नहीं, अब तो देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो वादा था पिताजी का वो मैंने रजिस्टर्ड ले लिया। या बताइए चंपा ने जो वैलेंटाइन का हार था, अगर अपने पति से उसने वो वादा स्टैम्प पेपर पे लिखित ले लिया और नोटरी करा के रजिस्टर्ड करा लिया रजिस्ट्रार में, अब बताइए वैलेंटाइन पे क्या तुम बोल पाओगे डोमेस्टिक नेचर का है, मैं तुझे हार दूंगा, तू बदले में क्या देगी? नहीं बोल सकते सर, देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। लॉ कहता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन द नेचर ऑफ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपसे वो रिटर्न में लेता है, प्लस उसको रजिस्टर्ड करा लेता है रजिस्ट्रार में, कोर्ट में, इन दैट केस भले ही तुम्हें सामने से कुछ नहीं मिल रहा होगा तब भी तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, आपको अपना वादा पूरा करना ही करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 के अंदर, बट फिलहाल के लिए मुझे आपको सेक्शन 10 समझाना है। और सेक्शन 10 क्या बोलता है? देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन एंड देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इफ दीज कंडीशंस आर मिसिंग देन इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। सिंस इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट नो क्वेश्चन अराइज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो इन्फोर्सिबिलिटी चेक ही नहीं करनी, मुझे चेक ही नहीं करनी, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है तो इन्फोर्सिबिलिटी का मैं क्या करूंगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। यही लॉ है, यही जीवन है, यही सीए है। ओके, तो आज के बाद आप क्या करोगे? आज के बाद जब पिताजी तुमसे बोलेंगे बेटा
पहले अटेम्प्ट में पास कर ले, तुझे आईफोन 17 दिलाएंगे। तो ये नहीं बोलना है हाँ पापा हाँ मैं पहले अटेम्प्ट में पास करूंगा, बस इतने से काम नहीं चलेगा। चुपचाप नोटरी निकालनी, 10 रुपए का स्टैम्प, पापा पापा जो आपने बोला ना बस इसमें लिख दो ना पापा, बस इसमें लिख दो, और लिख के उसके नोटरी करा के रजिस्टर कर दो, बस बात खत्म। जिस दिन पास हो गए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस वही नोटरी पिताजी को दिखा देनी, देखिए आप ही ने कहा था। आप पिताजी ये नहीं बोल सकते मैं तुझे ये दूंगा तू मुझे क्या देगा, कुछ नहीं, बात खत्म। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे इस चीज को एक्सेप्शन के अंदर जो सेक्शन 25 आएगा, बट फिलहाल के लिए जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। फिलहाल के लिए आप क्या समझे, अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है या कंसिडरेशन फॉर ईच अदर नहीं है तो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। जब वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 10 फेल हो गया। तो क्या इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ चेक करेंगे, द आंसर इज नो। और देखिए सर एग्जाम्पल, void का मतलब क्या होता है, void means जीरो, null. These agreements have null value, that is nullity in the eyes of law. कानून की नजरों में इनकी वैल्यू जीरो होती है, कानून की नजरों में इनकी वैल्यू जीरो होती है। इन एग्रीमेंट्स को हम एग्रीमेंट ही नहीं मानते, इन एग्रीमेंट्स को हम एग्रीमेंट ही नहीं मानते, इनको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जहां पर मेरी सेक्शन 10 की कंडीशन पिट रही है, कोई एक कंडीशन या सारी कंडीशन पिट रही है वॉइड एग्रीमेंट, जैसे ऊपर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की कंडीशन पिट रही थी तो वो भी आपका वॉइड एग्रीमेंट था। लेकिन याद रखिएगा वो कहीं पर एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है, इस वजह से वो वैलिड हो जाएगा, उसकी चर्चा मैं भी नहीं कर रहा आपसे। सर इसका एग्जाम्पल और बताइए, मैंने कहा ये लो बेटा एग्जाम्पल, जान मांगी होती तुमने जान, तुम क्या मांगा, एग्जाम्पल क्या है यार बच्चा तू भी। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, ओहो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, तुम बस सी का खात्मा कर दो। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, तुम बस सी का खात्मा कर दो। बी गया और सी को टपका डाला, 6 की 6 उतार दी बेटा, 6 की 6 उतार दी। अब बी आया ए के पास में, अब बी आया ए के पास में, कहा भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई ए आपका वादा 1,00,000 दे दीजिए ना, वही लेने आया हूं। ए ने कहा भूल जाओ, एक बुरा सपना था 1,00,000, अब कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए तुम्हें। बी रो रहा है, कह रहा ये क्या हो गया प्रभु मेरे साथ, अरे रे देखो 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 देखो, रो रहा है रो रहा है। कहा प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ। बी को आया गुस्सा, सोचो सोचो, मैं सोचो बोल रहा हूं तुम सोच रहे हो। बी कोर्ट गया, ठीक है, बी कोर्ट गया अपना 1,00,000 रिकवर करने के लिए। सोचो सोचो सोचो, फॉर रिकवरी ऑफ 1,00,000 इसने केस फाइल अगेंस्ट ए, फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 1,00,000 इसने केस फाइल किया अगेंस्ट ए। बताइए जब बी कोर्ट में जाएगा जज साहब से क्या बोलेगा, सोचो जरा। जज साहब इस ए ने मुझसे कहा था, इस ए ने मुझसे कहा था कि तू काम करेगा तो मैं तुझे 1,00,000 दूंगा, तू मेरा एक काम करेगा तो मैं तुझे 1,00,000 दूंगा। जज साहब मैंने काम कर दिया, जज साहब मैंने काम कर दिया, जज साहब काम हो गया। जज साहब बोले क्या काम था, जज साहब कुछ नहीं था, सी को टपकाना था, पहली बार में टपका दिया सर। जज साहब एक ठोकी माथे पर गई वहीं पर टपक गया।
फिर कंफर्मिटी के लिए 6 की 6 उतार दी मैंने उसके ऊपर, टपका डाला सर, काम हो गया। और जब मैं इससे कह रहा हूं चल 1 लाख रुपए निकाल, ये देने से मना कर रहा है, बताइए जज क्या बोलेगा बी से? जज क्या बोलेगा बी से? जज बी से क्या बोलेगा? 1 लाख गया तेल लेने, तेरा 1 लाख गया तेल लेने, तेरे 1 लाख को बाद में निपटेंगे, तेरे 1 लाख से बाद में निपटेंगे, पहले तू अंदर आ, पहले तू अंदर आ। आ रही बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए, ऐसे एग्रीमेंट, ध्यान से मेरी बात समझो, ऐसे एग्रीमेंट जहां पर ए ने बी से कहा कि तू सी को टपका डाल, खत्मा कर, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, क्या ऐसे एग्रीमेंट के लिए अगर मान लो एक व्यक्ति भी अपना काम फुलफिल नहीं करता, तो क्या ये कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा पाएगा फॉर रिकवरी ऑफ कंपनसेशन? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल वाइस वर्सा केस होता, मान लो ए ने इसको 1 लाख दे दिया होता, ए ने बेटा इसको 1 लाख दे दिया होता, इसने 1 लाख रुपए रख लिया, फॉर एग्जाम्पल इसने 1 लाख रुपए मान लो रख लिया और नॉट मर्डर्ड सी, और सी को नहीं मारा। अब ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा ए बी, तूने 1 लाख रुपए भी रख लिया और सी को क्यों नहीं मारा अभी तक? बी कह रहा है कौन सा 1 लाख? सी को मारने के लिए? मैंने कहा हाँ। कह रहा है नहीं मारूंगा मैं सी को, जाओ सी मेरा दोस्त है। मैंने कहा मेरा 1 लाख वापस कर दे, फिर मैं किसी और से मरवा दूंगा उसको। मैंने कहा नहीं दूंगा 1 लाख रुपए, मैंने कहा नहीं दूंगा तेरा 1 लाख रुपए, जा भूल जा अपना 1 लाख रुपए। अब मुझे अपना 1 लाख रिकवर करना है, अब मुझे अपना 1 लाख रुपए रिकवर करना है बी से। और बताइए क्या मैं अपना 1 लाख रुपए रिकवर करने के लिए क्या कोर्ट का सहारा ले पाऊंगा? जरा सोचिए, अगर मैंने इस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम रचा हो, मैंने इस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम रचा हो, क्या मैं कोर्ट कचहरी का मदद ले पाऊंगा? सोचो 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 बेटा सोचो, क्या मैं कोर्ट कचहरी का सहारा ले पाऊंगा? सोचो, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए सोचो, मैं गया कोर्ट, मैंने कहा जज साहब, उसने कहा हाँ बताओ ये क्या हुआ? जज साहब बड़ी मेहनत की कमाई थी जज साहब, 1 लाख रुपए कमाया था। अच्छा, और काम करना था, काम करवाने के लिए इस बी को 1 लाख रुपए दिया था। ठीक है जज साहब 1 लाख भी रख लिया इसने, 1 लाख भी रख लिया जज साहब, और काम भी नहीं कर रहा है। जज साहब बताइए मैं क्या करूं? जज साहब मैं किसके पास जाऊं? जज साहब बोलेंगे ऐसा क्या काम था बी तुमने जो नहीं किया पैसा लेके? बी कहता है साहब इसी से पूछ लीजिए। तो जज साहब कहेंगे बताओ ये क्या काम था जो इसने नहीं किया? जज साहब मैंने कहा था 1 लाख रुपए रख और उस सी को ठोक डाल, इससे कहा था उसके परिवार के सामने सी की 6 के 6 उतारना उसके भेजे पे, इसने उस सी को नहीं टपकाया अभी तक। वो सी अभी भी घूम रहा है, टहल रहा है, मूवी देख रहा है, मजे कर रहा है। उसको टपकाने के लिए 1 लाख दिया था जज साहब, टपका ही नहीं रहा है ये। बताओ जज क्या बोलेगा? बी इसका 1 लाख दे दे वापस। ये बोलेगा कहेगा 1 लाख गया तेल लेने, तेरा 1 लाख तो तुझे कभी नहीं दिलाने वाले, हम कभी नहीं मिलने वाला, पहले तू इधर आ जा। यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा देंगे इसके ऊपर। इंटेंशन थे किसी को मारने की, मंशा मारने की थी ना, बात खत्म, आ जाओ अंदर। तो जहां पे इस प्रकार के ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं जिनका नेचर ऐसा है, क्या यहां पर ए और बी वाइस वर्सा कोई भी कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि मैंने ठोक दिया जज साहब मुझे 1 लाख नहीं मिल रहा है? जज साहब ठोकने के लिए 1 लाख दिया था लेकिन 1 लाख चला के ठोका नहीं, क्या बोल पाएंगे कोर्ट में? कभी नहीं जाएंगे ये लोग कोर्ट में। अगर ये गलती से कोर्ट चले भी जाएंगे पहले ये धर लिए जाएंगे पैसा गया तेल लेना है। इसलिए एग्रीमेंट का नेचर ऐसा है जहां पर आप कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं लोगे या नहीं जाओगे, यानी कि वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जीरो एग्रीमेंट है ये, इसकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं होती है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्रीमेंट विच आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। Oh my God! At all. आ रही मेरी बात समझ में मेरे बच्चे? बताओ आ रही है बात समझ में? अरे बोलो ना हाँ। यस सर, यस सर, यस सर। कोई दिक्कत यहां तक?
हाँ, अब तुम्हें वॉइड एग्रीमेंट और वैलिड एग्रीमेंट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी देखो बस, तुम्हारे खून में लॉ दौड़ेगा बेटा, तुम्हारे खून में। कैसी बात कर रहे हो तुम। ये एग्जाम्पल छापने थे, छाप लिए, वेरी गुड। चले आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दो शब्द और आएंगे बेटा। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में जाएंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट, दो बात आएंगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, एच एच एच। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट ऐसा होगा जिसको आप लॉ के तहत दरवाजा खटखटा सकते हो, लॉ का सहारा ले सकते हो। ठीक है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आप उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, पूरा करवाने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, उसको कोर्ट कचहरी तक उसके चप्पल घिसवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर ऐसा है तो वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये थोड़ी कि मैंने इसी का खात्मा करना था 1 लाख रिकवर करने के लिए, जाओ कोर्ट जाके दिखाओ, जा पाओ तो बता देना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेटिस्फाइड all essentials ऑफ सेक्शन 10। जो सेक्शन 10 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वैलिड है। वॉइडेबल क्या होता है? वॉइड, पहले वॉइड समझ लो फिर वॉइडेबल पे आते हैं। पहले वॉइड समझ लो फिर वॉइडेबल पे आते हैं। वॉइड मींस कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड all essentials of section 10 at the time of formation of contract but lack one or more condition of section 10 at the time of or before performance of contract। oh, लिखो लिखो लिखो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। हो जाए तो बता देना मुझे।
ठीक, नोट हो गया, डन 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 डन। अब देखो ध्यान से, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड ऑल एसेंशियल ऑफ सेक्शन 10 एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट but lack of one or more condition of section 10 at the time of performance of contract due to, इसका आगे लिखो, due to, दो बातें हैं, supervening impossibility, ओ, और subsequent illegality। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मंदिर जाओ, कितनी सुंदर राइटिंग बताओ। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ठीक है। यानी कि आपने क्या कहा? आपने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब वो बनाया गया था, जिस समय एग्रीमेंट हुआ था। इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। सर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, यही जीवन है बेटा, यही जीवन है। मुझे वो आता ही नहीं जो तुम चाहते हो, मुझे तो बस वो आता है जो कृष्ण चाहते हैं, ठीक है। मुझे वो नहीं आता ना बेटा जो तुम्हें चाहिए। आज का जो जेनजी है ना, इस जेनजी को क्या चाहिए? सर हमें ये बताइए एग्जाम में क्या आता है, हमें वो क्वेश्चन कराइए, हमें बस वैसे लिखाइए, हमें एग्जाम्पल नहीं चाहिए। जहां तुम्हें कोई टीचर एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला मिल गया, तुम्हारी लिस्ट में वो ब्लैकलिस्ट हो गया, तुम्हारे लिस्ट में वो टीचर ब्लैकलिस्ट हो गया। और जहां किसी टीचर ने कहा बेटा दिमाग बंद करो, दिमाग बचाओ, यूज मत करो इसको, खर्च मत करो इसको, ये पेपर है इंस्टीट्यूट का, ये आंसर है इंस्टीट्यूट का, बस ये याद कर लो, ऐसे लिखना है, बाकी बुद्धि बंद करो, तुम्हारे लिए वो टीचर नहीं, वो व्यक्ति भगवान हो जाता है। और जब बन जाते हो, जब डिग्री आ जाती है, उसके बाद जब इंटरव्यू में बैठते हो और इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछता है, तब उस टीचर की याद आती है। किसकी? जिसको तुमने ब्लैकलिस्ट किया था कि एक पागल था जो उस दिन सही कह रहा था, शायद उसकी बात मान ली जाती, अब तो आज नैया पार लग जाती। ये रटवाने वाले टीचर बेटा तुम्हें डिग्री तो दिला सकते हैं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे, इस बात को याद रखना। लेकिन हाँ, अगर तुम कॉन्सेप्ट और लॉजिक और मजे के साथ पढ़ाई करोगे, तुम जिंदगी का एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आराम से पास कर लिए जाओगे। हाँ, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि लॉजिक कॉन्सेप्ट समझने में मेहनत करनी पड़ती भाई साहब। आपको जितना एफर्ट मैं देता हूं, उतना एफर्ट आपको भी लगाना पड़ता है उसको रिटेन करने के लिए। ये तो बट ऑब्वियस है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें रट्टेबाजों से ज्यादा। लेकिन आप जिंदगी के एग्जाम में फेल नहीं हो पाओगे। जब कोई इंटरव्यू वाला तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम ऐसे जवाब दोगे कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हें काउंटर करने की। आ रही बात? मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी हालत ना हो कि तुम किसी टीचर से बोलो सर हमारी लॉ की 10 क्लास हो गई है, लॉ की 12 क्लास हो गई है, और वो टीचर तुमसे बोले भैया बताओ बेटा 12 क्लास हो गई है। आपने कहा हाँ, क्या पढ़ लिया सर? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। और उस टीचर ने तुमसे कहा बेटा ये बताओ लॉ का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं लॉ? तुम साइलेंट चले गए, तुम साइलेंट मोड में चले गए। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके थे 10 क्लास में, तुम सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ चुके थे 10 क्लास में, और एक टीचर एक दिन आया क्लास में, खाली उसने पूछा कितना हो गया कोर्स, आपने कहा 10 क्लास हो गई है सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है सर। हाँ, उसने कहा बेटा लॉ का मतलब क्या होता है ये बता दो मुझे। तो तुम साइलेंट मोड में चले गए। इसका मतलब पता आप साइलेंट मोड में क्यों गए? क्योंकि तुमने रट्टा मार रखा है, तुमने चीजों को पढ़ाई नहीं है। उसने कहा अच्छा लॉ छोड़ो, ये बताओ लॉ बनता कैसे है, ये बता दो मुझे, हाउ टू मेक अ लॉ। तुम फिर साइलेंट मोड में चले गए। इसका मतलब वो समझ गया कि तुमने 10 क्लास में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। आ रही बात समझ में? तो अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, दुनिया से बेहतर रखना पड़ेगा, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वरना पास तो बहुत हैं, महीने के 25,000 में काम करने वाले क्वालिफाइड भी दिखा दूंगा मैं आपको, और महीने के 25 लाख कमाने वाले क्वालिफाइड भी दिखा दूंगा मैं आपको। अब आपको क्या बनना है वो आप पे निर्भर करता है। आपको लल्लू राम का 20 रुपए वाला बर्गर बनना है या आपको मैगडी का 120 रुपए वाला बर्गर बनना है, ये आप पे निर्भर करता है बेटा, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अभी तुम मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे पता है,
क्योंकि तुम यूट्यूब खंगालते हो और तुम्हें 10 रटवाने वाले टीचर मिल जाते हैं, तुमने कहा भाई वो तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, ये क्या कहानी पढ़ाता रहता है। एक दिन मेरी बातें याद आएंगी, इस बात को याद कर लेना अभी से। चलो, आपने रामू सब्जी भंडार, आपने रामू सब्जी भंडार से 10/10/2026 को एक एग्रीमेंट किया कि साहब 10 फरवरी 2027 को हम आपसे 100 किलो टमाटर लेंगे 20 रुपए के भाव से। आज बताइए, क्या इस एग्रीमेंट में कोई दिक्कत है? मुझे बताओ। जहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप सामने वाले से कह रहे हैं कि भैया देखो 10 फरवरी 2027 को घर पे फंक्शन है और हम आपसे 100 किलो टमाटर लेंगे 20 रुपए के भाव से। उसने कहा यस, ओके, डन। क्या इस एग्रीमेंट में कोई दिक्कत थी? द आंसर इज नो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत थी? आंसर इज नो। प्रॉमिस था? बिल्कुल था। कंसिडरेशन था दोनों के लिए? द आंसर इज यस। मैं तुम्हें टमाटर दूंगा, तुम मुझे 20 के भाव से पैसा दोगे। क्या सेक्शन 10 के सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? द आंसर इज यस। इनफोर्सिबिलिटी भी था। तो एट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बेटा बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। हुआ क्या? 12 जनवरी 2027 वो दिन था जब मार्केट में टोमेटो की शॉर्टेज हो गई, टमाटर की शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज की वजह से सप्लाई रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और ये अनाउंसमेंट हो गई, नो वन कैन सेल, नो वन कैन सेल अदर देन या विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। और भाव चला गया 150 रुपए किलो। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? भाव रेगुलेट करने के लिए सरकार ने सप्लाई रेगुलेट कर दी। अब एक बात बताऊं, 12 जनवरी 27 के बाद जब टमाटर का भाव आसमान छू रहा है और टमाटर की सप्लाई किसके कंट्रोल में आ गई है? सरकार के कंट्रोल में आ गई है। यानी अब किसी को टमाटर खरीदना है तो वो सरकार से जाके खरीदे, या जिसको खरीदना भी है या बेचना भी है सरकार की परमिशन के साथ बेचेगा। और किस भाव पर बेचेगा? जो भाव चल रहा होगा। अब बताइए, अगर क्या ये जो व्यक्ति था, क्या ये 10 तारीख को ना, क्या 10/2/27 को अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? द आंसर इज नो। नहीं कर सकता है सर। अच्छा बताइए, कर दिया इसने, अगर इसने 100 किलो टमाटर 20 के भाव से विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल बेच भी दिया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया, तो इस फुलफिलमेंट को हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? इल्लीगल मानेंगे। इल्लीगल मानेंगे। इसलिए क्या राम सब्जी भंडार
क्या राम सब्जी भंडार आपको 10 फरवरी को क्या टमाटर बेचेगा? नहीं बेचेगा सर, नहीं बेचेगा। यानी जब टमाटर नहीं बेचेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? वॉइड हो गया, जीरो हो गया सर। 10 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ड्यू टू सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी। अगर आप अगर शॉर्टेज के बाद यानी सप्लाई रेगुलेशन के बाद सब्सिक्वेंटली अगर इसको आप फुलफिल करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस रेगुलेशन के बाद, सब्सिक्वेंट टू द रेगुलेशन डेट, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे, इट विल बी ट्रीटेड एज सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। इसलिए क्योंकि इसको इलीगल करार दिया जाएगा। तूने सरकार की परमिशन के बिना 150 रुपए के भाव के टमाटर को 20 रुपए में बेचा भाई और बहनों, इसलिए इसको सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी करार दिया जाएगा। और अगर ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है, मतलब इलीगल हो गया ट्रांजैक्शन, तो राम सब्जी भंडार जेल के भंडार में होंगे, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा होगा। तो बताइए क्या राम सब्जी भंडार आपको टमाटर बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। बताइए जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन कोई दिक्कत थी? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या उस दिन कोई दिक्कत थी? उस दिन कोई दिक्कत थी, तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो गया ड्यू टू सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी। मेरी बात समझ आ रही? सरकार ने कानून बदल दिया या कोई ऐसी घटना घट गई कि सरकार को बीच में कूदना पड़ा और सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इसके बाद अगर कोई इस ट्रांजैक्शन करेगा, इसे क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, मतलब इलीगल करार दिया जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। आपका एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान में किसी को गुड्स बेचने का, आपका एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान में सेब बेचने का, आपका एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान में सेब खरीदने बेचने का, जो भी हो सकता है। बीच में वॉर छिड़ गया। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन सब बढ़िया चल रहा था, उस दिन हम तुम सब भाई अमन की आशा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने था उसके ठीक 4 दिन पहले जंग छिड़ गई। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना था, जिस दिन सेब आना था वहां से, उसके ठीक 4 दिन पहले जंग छिड़ गई। अब पाकिस्तान हमारा क्या बन गया? अलायन एनिमी बन गया। ठीक 4 दिन पहले पाकिस्तान क्या बन गया बेटा? अलायन एनिमी बन गया। जिस कंट्री के साथ में आपकी जंग छिड़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अलायन एनिमी बोलते हैं। ठीक है। आप कुछ नालायक इधर उधर से यूट्यूब से पता नहीं कहां से बड़े बड़े महान गली मोहल्ले वाले टीचरों से अपने पढ़ के आते हैं, वो बोलते हैं सर वो अलायन नहीं, वो एलियन है। अरे नालायक, वो एलियन नहीं है, वो अलायन है। एलियन का मतलब होता है दूसरी दुनिया का आदमी। ठीक है। अलायन का मतलब होता है जिसके साथ जंग छिड़ी हुई है। अलायन एनिमी, एक व्यक्ति पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था, पाकिस्तान के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, क्योंकि अब उसके साथ मेरी जंग छिड़ गई है तो वो मेरे लिए क्या बन गया? अलायन एनिमी कंट्री बन गई। ठीक है। वो एलियन नहीं होता नालायक को, इसलिए कहता हूं अच्छी जगह से पढ़ के आया करो। ठीक। अच्छा, अलायन एनिमी बन गया। एक बात बताओ, जब जंग छिड़ गई और वो अलायन एनिमी बन गया, सरकार ने उसको अलायन एनिमी डिक्लेयर कर दिया, तो क्या अब मैं वो खरीदने बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाऊंगा आज 4 दिन के बाद, मतलब जंग छिड़ने के बाद? सर नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा कर दिया तो मैंने कहा जंग छिड़ी होगी अपने यहाँ, तेल लेने का जंग। चल एक काम करते हैं, तारों के नीचे से जमीन के बगल से कहीं से रास्ता होगा, चलो वहां से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। अगर आपने जंग छिड़ने के बाद, वॉर डिक्लेयर होने के बाद एक अलायन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे इसको? सर इल्लीगल बोलेंगे। सर इल्लीगल। तो क्या आप करोगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे सर, पीछे हट जाएंगे। वेरी वेरी गुड। एक बात बताओ, मैं पीछे हट गया, देखो मैं पीछे हट गया, लेकिन जिस दिन सर एग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फॉर्मेशन, क्या उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने बेचने का वैलिड था? बिल्कुल वैलिड था। लेकिन जाते जाते जिस दिन फुलफिलमेंट की डेट आई उससे ठीक पहले अलायन एनिमी डिक्लेयर हो गया, जिसकी वजह से अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं पूरा कर दूंगा तो फिर ये इल्लीगल करार दिया जाएगा। तो मैं पूरा क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने किया तो इसको क्या करार देंगे? इल्लीगल करार देंगे। तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इट इज कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यस सर। मतलब शुरुआत में वो हीरो था, जिस दिन फॉर्मेशन किया बेटा, कैसे पढ़ाऊं मैं तुझको? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस दिन वादा किया आपने और चंपा ने,
जिस दिन वादा किया बेटा उस दिन वो बिल्कुल वैलिड था, उस दिन हीरो था, लेकिन जब वादा निभाने की बारी आई, जब परफॉर्मेंस की डेट आई, उस दिन वो क्या बन गया? उस दिन वो जीरो बन गया। शुरुआत में हीरो, बाद में जीरो, इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओ और समझना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा एग्जाम्पल है, तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर सूट करता है। हाँ सर दीजिए, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या शूट करता है। देखो तुम्हारे ऊपर सूट क्या करता है। आप चंपा, हाँ 10/1/2026 आपने चंपा से कहा, चंपा चंपा आई विल मैरी यू। कैसी बात करे पगले, अब रुलाएगा क्या? उसने कहा आई विल चूज, मैं भी तुमसे ब्याह करूंगी। तारीख बताई कब करेंगे? तो चंपा ने कहा 26 मई 2026 को। ये वो घड़ी है जिस दिन हम एक बंधन में हम और तुम बंध जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ठीक। इसके पहले क्या हुआ? 10/4/2026 को चंपा के पिताजी को पता चला चंपा तो बंधन में बंधने का वादा करके बैठी है। इससे गुस्सा होके पिताजी ने चंपा का बंधन सुरेश के साथ बांध दिया। तो ध्यान से मेरी बात समझो, 10/4/26 को चंपा का बंधन सुरेश के साथ बंध चुका है। ठीक है, चंपा का बंधन सुरेश के साथ बंध चुका है 10/4/26 को। एक बात बताओ, जिस दिन आपने और चंपा ने वादा किया था 10 तारीख को, क्या उस दिन इस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत थी? नहीं सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। 26 को बताइए, जब परफॉर्मेंस की डेट आएगी, बताइए चंपा क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएगी? क्या चंपा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप बोलोगे चंपा क्या हुआ तेरा वादा, बताओ। चंपा नहीं सर, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। क्यों बेटा, क्यों 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 परफॉर्म नहीं कर पाएगी सर? क्यों क्यों बताओ क्यों? क्योंकि सर चंपा का बंधन तो सुरेश के साथ बंध चुका है 10/4/26 को पहले ही, और जब उसका बंधन ऑलरेडी किसी के साथ बंध चुका है सर, इसके बाद किसी और के साथ बंधन बंधना समाज में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बताइए? चंपा अब क्यों आपके साथ वो अपना वादा नहीं निभा सकती? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई। ओ, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं बेटा इसको। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओ, सेक्शन 56 होता है इन सबका। सेक्शन 56 आएगा आएगा आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा सेक्शन 56। परेशान मत हो, सेक्शन तुम्हारे खून में जाएंगे, डोंट वरी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वो टीचर थोड़ी हूं जो बोलूंगा बेटा सेक्शन आ रहा है बेंच। लॉ में प्रोविजन पता होना चाहिए बेटा, सेक्शन का क्या करोगे? अरे नालायक, तुझे याद नहीं है तो इसका मतलब इसलिए बच्चा याद नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें सेक्शन नहीं आते, इसका मतलब ये थोड़ी बच्चे को अपनी कमी के चक्कर में बच्चे को कमजोर कर दूं। मेरी बात समझ आ रही है? जो आपसे ऐसा बोलता है ना कि सेक्शन आर रिलेवेंट मत करो, याद मत करो, बेकार है, इसका मतलब जो खुद नहीं आते हैं, इसलिए वो तुमसे कह रहा है।
उसने खुद याद नहीं किए ड्यूरिंग द कोर्स, जब वो खुद कर रहा था सीए में, उसने खुद कभी याद नहीं किए, वो खुद एग्जाम में नहीं लिख के लाया, वो बसते बसते ग्रेड से 40 से पास हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो सीधी सी बात है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यही संसार का नियम है बेटा। सीधी सी बात है, जैसे आपने पढ़ाई करी होगी ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, वैसे ही आप अपने बच्चों को गाइड करोगे एज अ टीचर। सिंपल सा मुद्दा है, जैसे आपने पढ़ा होगा वैसे ही आप पढ़ा पाओगे। जैसे आपने अपने टीचरों से ज्ञान लिया होगा वही ज्ञान आप अपने बच्चों को दे पाओगे। अब आपने खुद रट्टेबाजों से पढ़ा है, उन्होंने आपको रटवा दिया, आप रट्टेबाज बन गए, तो आप अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दे पाओगे? आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे कभी? मतलब ही नहीं बनता। सिंपल सा मुद्दा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कबाड़ से कबाड़ ही मिलेगा। ठीक है, कबाड़ से सोना। हाँ, अब वो बात अलग है कि डालो आलू और सोना, नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है बेटा, वो तो महान लोग करते हैं। अब बताओ मुझे, 10 तारीख को जब वादा किया था चंपा से आपने, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत थी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल वैलिड था। 26 तारीख को जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया, क्या चंपा अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाएगी? द आंसर इज नो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी ऑलरेडी कहीं और बंधन बच चुका है। जब गांठ कहीं और बच चुकी है, दोबारा गांठ थोड़ी खुलेगी नालायकों। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के दायरे में आ गया। एक बार उसकी शादी किसी और से हो गई, अब तुमसे करना संभव नहीं है। तो चंपा तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो वादा फुलफिल नहीं कर पाएगी, ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये मत लिखना ड्यू टू शी हैज ऑलरेडी मैरिड विथ फलाना एंड ढिमाका। अंग्रेजों, लॉ के शब्द लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, तब मार्क्स मिलेंगे। ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आ रही बात समझ में? तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हीरो हीरो हीरो। जाते जाते क्या बन गया? जीरो जीरो जीरो। ओ, इसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ? और देखिए, और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं। हाँ सर दीजिए ना, वेरी गुड बेटे। जान मांगी होती, जान क्या मांगी तुमने? देखिए ध्यान से, एयरटेल आप 10-1, ये तो कमर्शियल में आ जाएगा ना, छोड़ दो, कमर्शियल वाले में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप भी नहीं, छोड़ो। पीवीआर, बहुत पुराना एग्जांपल, जो बच्चा आज से 7-8 साल पहले भी मुझसे पढ़ा होगा फाउंडेशन, उसको पता होगा ये एग्जांपल। ठीक है, तब भी मैं यही एग्जांपल देता था, मैं आज भी यही एग्जांपल देता हूं। पीवीआर और ए आर रहमान, पीवीआर और ए आर रहमान। देखो ध्यान से, 10-1-2026 को पीवीआर और ए आर रहमान के बीच में एग्रीमेंट हुआ टू परफॉर्म अ कॉन्सर्न ऑन 12/4/2026, और उसने कहा पैसा कितना मिलेगा? ₹100 लाख, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 10-1-26 को पीवीआर और ए आर रहमान साहब के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आएंगे 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, और धूम मचाएंगे धूम। ठीक है, और 100 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिलेगा। क्या आज बताइए, आज ऑन द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, सेक्शन 10 सेटिस्फाइड, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। It is a valid contract. There is no lack of section 10. All conditions are satisfied. Hence the contract is valid contract. Okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है। 10 मार्च या 10/4 कर लो, चलो 10/4/26 को ये पीवीआर का थिएटर था जहां पर कॉन्सर्ट होना था। ओ, आग लग गई सर, आग, आग की लपटें देख रहे हैं सर ये। ओ माय गॉड, आग, फायर,
फायर इन द फैक्ट्री, रन रन रन। बताओ, पढ़ा होगा ना बचपन में। आग लगे, ठीक है, आग लगी, थिएटर रहा ही नहीं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉयड। अब बताओ, 12/4 2 दिन बाद AR रहमान साहब आएंगे, बोलेंगे भैया लाओ थिएटर का माइक, कहाँ है, कहाँ स्टूडियो, कहाँ है कीबोर्ड कीबोर्ड कहाँ लगा रखा तुम लोगों ने। कह रहा सर यही है जो है। कहा यहाँ तो कुछ नहीं दिखा, सब राख राख कर रहा है। हाँ यही है जो है। बताइए AR रहमान गा पाएंगे, कॉन्सर्ट हो पाएगा, कॉन्सर्ट हो पाएगा? तुम बताओ मुझे, कॉन्सर्ट हो पाएगा? द आंसर इज नो सर, नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छा बात बताओ, AR रहमान कर नहीं, मैं तो आया था, मैं तो मुंबई से यहाँ आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मैं तो गाऊंगा, मुझे अपना 100 लाख चाहिए। मैंने कहा आओ बैठो यहीं पे, यहीं पर गाओ ना, यही है राख है, इसी जमीन पे आओ, फिर गाओ। फिर आप क्या बोल सकते हैं, तुम्हें गाना है तो गाओ। तो मुझसे करो, अबे कहाँ दे दूं जगह तुम्हें, जब थिएटर जिसमें कॉन्सर्ट होना वो जल गया साहब। अरे बस समझ में, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? द आंसर इज नो सर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। क्या सामने वाला कुछ हमसे कंपनसेशन ले सकता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई तुमसे कुछ नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है भाई, जीरो। कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा पाओगे जब कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो गया? द आंसर इज नो, वॉइड 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 वॉइड। आप कानून का सहारा नहीं ले सकते भाई। उसकी क्या गलती सामने वाले की, उसमें जल गया तो जल गया। अच्छा तो 12 तारीख को कॉन्सर्ट नहीं है, संभव नहीं है, तो परफॉर्मेंस नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? वो तो गाना चाहता भाई, मैं भी गवाना चाहता हूँ भाई साहब लोग, फिर वो गाना चाहते हैं, मैं भी गवाना चाहता हूँ। गा लो ना जहां गाना है, कहां गाओगे? राख के ऊपर। परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जैसे ही आग लगी बेटा, अब उस थिएटर पे उस दिन को गाना इम्पॉसिबल हो गया, संभव नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया उस दिन ड्यू टू सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर, वॉइड। शुरुआत में क्या था? वैलिड। यहां पे क्या था? हीरो। यहां पे क्या बन गया? जीरो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हीरो से जीरो तक का सफर इज इक्वल टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डन डन डन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो तो आपने सब पढ़ लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब पढ़ लिया मेरे ख्याल से। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको बताने में। आओ इधर आओ। तो सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 वो कहता है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। इफ एन एग्रीमेंट इज मेड इन द पर्टिकुलर एक्ट दैट अ टाइम बिकॉज़ एग्रीमेंट सर्टेन सच एन एक्ट इज इम्पॉसिबल देन एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर आपने ऐसा काम एग्रीमेंट बोला है कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तो जून के महीने बर्फ गिरा दूंगी, तो वॉइड एग्रीमेंट होता है बेटा, ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। इन तो शुरुआत से जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट व्हिच इज सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल, मतलब पहले ठीक था बाद में इम्पॉसिबल हो गया, मतलब शुरुआत में जीरो बाद में हीरो। शुरुआत देखो, एक क्रक्स मैं आपको बताऊं, देखो क्रक्स बताता हूं, जो क्रक्स तुम्हें हमेशा याद रहेगा। शुरुआत से जीरो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। जिस दिन मैं वादा कर रहा हूं उसी दिन वह संभव है। शुरुआत से जीरो, ऑलवेज वॉइड एग्रीमेंट, ऑलवेज वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत से जीरो, वॉइड एग्रीमेंट। शुरुआत में हीरो, बाद में जीरो। मैंने कहा था मैं गाना गाने आऊंगा, लेकिन गाना जिस दिन आना था उस दिन आग लगे, थिएटर जल गया। शुरुआत में हीरो, बाद में जीरो। वॉइड तो है लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड तो है लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जिस दिन वादा किया था उस दिन हीरो था, उस दिन सब कुछ सही था। ये आपके खून में दौड़ना चाहिए चीजें, आपके खून में।
ठीक है, इतने एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है उसमें, क्या कवि कहता है इफ एन एग्रीमेंट मेड टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सच एक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इट मींस एट द टाइम of entering into contract it is a possible contract, it is a hero. After making the contract such act become impossible, it become a zero, then contract has become void contract. कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे रहे प्रैक्टिस के लिए। देखो, A agrees to be discovered treasure by magic, मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढूंगा जादू करके, संभव है? नॉट संभव, void agreement. A and B contract to marry each other before fixed time of marriage, B becomes mad, A becomes mad. बताओ, A ने B से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा बिल्कुल पगले, बस अब रुलाएगा क्या? शादी से पहले भी पागल हो गई, शादी से पहले भी पागल हो गई, बताओ पागल से शादी करोगे? द आंसर इज नो। तो शुरुआत में तो हीरो था, बाद में जीरो बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट मैरी बी एंड ऑलरेडी मैरिड टू सी, अरे भैया जिसकी शादी ऑलरेडी हुई बैठी है तुम उससे शादी करोगे? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सब लग जाएगा इसके ऊपर। A contract to take a cargo, B and an American port, a government afterward declare war against America, war, जंग छिड़ गई। शुरुआत में ठीक था, जंग के बाद सही नहीं है। void contract, void contract to act at a theater 6 month, ओ बाद में थिएटर ही जल गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, शुरुआत में हीरो बाद में हीरो, बस शुरुआत में हीरो बाद में जीरो। ठीक है, ए आर रहमान। देखो सब जो यहाँ लिखा होगा ना, जितना इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। देखो मेरा वादा हमेशा वैलिड रहेगा, याद रखना। मेरे वादे वॉइड कभी नहीं होंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है? मेरे वादे हमेशा वैलिड रहेंगे। सेक्शन 10 ऑलवेज सेटिस्फाइड फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, इस बात को याद रखना हमेशा। जितना ICAI ने कंटेंट दे रखा है ना, उसका 4 गुना ज्यादा कंटेंट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में देता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक है, जो एग्जाम्शन आता है ना BSR के बच्चे का, वो इसीलिए नहीं आता है भाई, पढ़ाते हैं हम लोग। जितने मैंने आपसे क्या बोला, लोगों का रेगुलर बैच मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मैं तो इसीलिए रेगुलर का नाम ही नहीं लेता हूं, क्योंकि बच्चे को पता है ये पागल आदमी है, ये एग्जाम ओरिएंटेड में तो पागल कर देता है बैठाल के, कि अगर इसका रेगुलर ले लेंगे तो भैया मेरे पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, मैं वो थोड़ी हूँ बेटा, ये होता है वो होता है, सेक्शन इररिलेवेंट होता है, बस रट्टा मार लो, क्वेश्चन कर लो, पास हो जाओगे। भाई साहब मैं पास कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। जब CA बन जाओगे उसके बाद कहीं भी जाओगे ना, जब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा, जीवन में कोई भी तुमसे कुछ पूछेगा, जब तुम बोलना शुरू करोगे सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हें काउंटर करने की, बस तुम्हें इस लायक बनाना है, बस यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है, और आपको ऐसा ही बनना है, यही आपका पर्पस होना चाहिए। फिर देखो जिंदगी कितनी हसीन है, फिर देखो पढ़ने में कितना मजा आता है तुमको। फिर CA का दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हिम्मत है फेल करके दिखा दे कोई। ठीक, हम ऐसे मत बन जाना कि कुछ भी भैया, कि कल को तुम बन जाओ और बोलो कि मेरे घर का फर्नीचर है और ये ऐसा होता है। आज को देखता हूँ भाई, मैं तो क्या बताएं प्रभु, छोड़ो यार। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी मतलब मैं तुम्हारे लिए चांद से तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा जो सर्टेन है। मैं तुम्हें तेल बेचना चाहता हूं, भाई कौन सा तेल? सरसों का तेल, तिल का तेल, रिफाइंड का तेल, सोयाबीन का तेल, अनसर्टेन है, सेक्शन 29 लग जाएगा। सेक्शन 29 कहता है अनलेस एंड अनटिल द टर्म्स आर सर्टेन देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आसान सी भाषा में, जब तक आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, वो टर्म्स पूरे साफ नहीं है, तक वो वैलिड नहीं है। मैंने कहा, A ने B से कहा मैं तुम्हें 10 किलो तेल बेचूंगा, कौन सा तेल बेचोगे? सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन, इट इज वॉइड। ओके, यस सर, यही बात लिखा है। देखो पहला एग्जांपल है तेल, देखो तेल, जिंदगी तेल निकालने पर तो बीत जाती है, इंसान जिंदगी भर क्या करता है? तेल निकालता है। ठीक है, तो वॉइड है क्योंकि तेल का पता नहीं कौन सा तेल। यही सब बातें हुई, एग्जांपल घर से खुद से करना। इसके बाद
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एंड 9 सेक्शन 2(9) क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ से आपको रीड करा दे रहा हूँ एग्जाम, ये तुम स्क्रीनशॉट ले ले या लिख लेना कॉपी में, या जिसके पास मेरा मटेरियल होगा उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास नहीं भी वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो होगा। ICAI के स्टडी मटेरियल में भी यही लिखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बनता है आपके पास में दो प्रकार से होता है, या तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या था, बाय वर्ड, रिटन, ओरल। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, बस आई, बस का रुकना, ऑफर आपका चढ़ना, एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दारू की ग्लास आपके सामने रखी, आप पी गए, रखना इज ऑफर, पीना इज एक्सेप्टेंस, बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, पे करो चुपचाप। ठीक है, बस वही बातें लिखी। कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑफ वर्ड, स्पोकन, रिटन, कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, क्यूटेड, टेड, टेड अंग्रेज, पता अंग्रेज हो तुम। एग्जीक्यूटेड हो चुका है, मैडम पढ़ाते बचपन में ग्रामर के अंदर, ईडी लगता है, जिनके पीछे से ईडी लगता है, हो चुका है, हो चुकी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज हैव बीन फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज ने, ए ने भी बी ने भी अपने अपने वादे पूरे कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब जहां पर दोनों अभी चल रहे हैं, दोनों करने की कगार पे हैं, अभी पूरा नहीं किया है, कर रहे हैं। Still have to perform the both parties their obligation. पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, एक ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे को करना बाकी है। एक ने परफॉर्म कर दिया है, पार्टली एग्जीक्यूटेड, एक को करना बाकी है, पार्टली एग्जीक्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी होता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार वॉइडेबल तो बताया नहीं ना मैंने, वॉइडेबल तो बताया ही नहीं रे। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। वॉइडेबल नहीं बताया ना, हाँ इधर 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 इधर, ये देखो ये एग्जाम्पल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दो शब्द हैं, वॉइड प्लस एबल, वॉइडेबल। जो वॉइड है नहीं, जो वॉइड है नहीं, वॉइड हो सकता है, वॉइड एबल, एबल। ठीक है, वॉइड है नहीं, वॉइड हो सकता है, वॉइड है नहीं, वॉइड किया जा सकता है। कौन करेगा, जिसके साथ अत्याचार हुआ है। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, ओके सर। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बेटा उसी के लिए तो मैं जाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, आपका घर, आपके घर की जो वैल्यू थी बेटा वो थी 1 करोड़ रुपए। आपके घर पे एक ठेकेदार आया, ठेकेदार ने आपको घोड़ा दिखाया, कहा 6 की 6 उतार दूंगा। आपने कहा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो साहब, क्या चाहते हो। उसने कहा सुन ये तेरे घर की रजिस्ट्री है। आपने कहा हाँ 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 है। चलो अंगूठा लगा, साइन कर। मैंने कहा साहब इसमें क्या लिखा है, कह रहा साइन कर वरना 6 की 6 उतार दूंगा। मैंने डरते डरते, देखो हाथ कांप रहे बेटा मेरे, देखो 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 मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखो देखो देखो। मैंने डरते डरते साइन कर दिया। इसमें क्या लिखा था, मैं इसको अपना घर 1 लाख रुपए का बेच रहा हूं। भैया देखो 1 करोड़ का घर था, 1 लाख में मैंने अपना घर इसको बेच दिया। स्वाहा। ध्यान से मेरी बात समझिए, जो बोलूंगा उसका जवाब देना। 1 person to another person gives an offer
to obtain the assent of such other person for a consideration becomes a contract. Yes or no? जल्दी बताओ. Yes or no? The answer is yes. सेक्शन 10 सेटिस्फाइड? यस. क्यों भाई? देख, दो पार्टीज थी, ऑफर था, हाँ. एक्सेप्टेंस था, हाँ. एक्सेप्टेंस था ना भाई, घोड़ा रख के तुमने हाँ बोला ना, साइन किए ना, तुम्हारी तो साइन है, एक्सेप्टेंस है. कंसिडरेशन दिया, हाँ, 1 लाख दिया है बदले में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब कोई नालायक बोलेगा सर 1 करोड़ का घर था, 1 करोड़ का घर था और 1 लाख में साइन हुआ, गलत है. अरे भाई साहब, सेक्शन 10 कि वैलिड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है. कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए. अरे मेरी बात समझे, कंसिडरेशन होना चाहिए. कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कंसिडरेशन कितना होना चाहिए. रीजनेबल, देयर should be a consideration, but there is no question in Indian Contract Act for reasonability of consideration. हम कहते हैं कि बदले में कुछ मिलना चाहिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है बदले में कुछ मिलना चाहिए. मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूं, तुम मुझे घर दे रहे हो, तुम मुझे घर दे रहे हो, मैं तुम्हें बदले में 1 लाख दे रहा हूं, कम दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं, इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी बात नहीं करता. मेरी बात समझ में आ रही? यस सर. तो अगर आप देखें, 2 लोग थे, ठेकेदार और आप, 1 लाख में घर आपने बेचा, डीड में आपने साइन कर दिया, तो सारी कंडीशन, सेक्शन 10 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर? हो तो रही, लेकिन सर पता है, हाँ बेटा बोलो, एक बात बताओ, तुमने अपना घर, 1 करोड़ का घर 1 लाख में बेच दिया साइन करके, भले तुमने बंदूक की नोक पर बेचा है. अगर तुम चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चल दो हिमालय में, क्या ठेकेदार को कोई घंटा फर्क पड़ेगा? नहीं. क्या सरकार को घंटा फर्क पड़ेगा? नहीं. क्या कोर्ट कचहरी तुम्हारे साथ हिमालय में आएंगी? बताओ बेटा बताओ. तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ था, तुम्हारे कान पर बंदूक रखी गई थी, तब तुमने साइन किए थे. क्या कोर्ट कचहरी, लॉ, कानून तुम्हारे घर पे आके तुमसे पूछेगा, हिमालय में आके तुमसे पूछेगा? नहीं सर. अगर तुम चुप रहे, तुमने अपना 1 करोड़ का घर 1 लाख में बेच दिया और तुमने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, तुम वहां से चल दिए और 1 लाख रुपए लेकर अपने जेब में तुम चल दिए. अगर तुम चुप रहे, तो क्या कानून को पता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है? नहीं सर, कानून को थोड़ी पता है. तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया ना, बात खत्म. सर बात तो सही है, लेकिन बेटा अगर तुम कानून को जानते हो, अगर तुम में है दम, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम इसको जीरो कर सकते हो. सर मतलब अगर देखा जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड हो गया, अगर एज पर लॉ की बात करें वैलिड हो गया ना भाई. तुम्हारे कान में बंदूक रखी हो, तुम्हारी गलती है, ठीक है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, वैलिड हो गया. लेकिन अब वैलिड का मतलब घर इसका, 1 लाख तुम्हारा, आज के बाद घर का मालिक ये, घर इसके पास चला जाएगा, तुम्हारे पास 1 लाख आ जाएगा, बात खत्म. लेकिन तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो. ओ माय गॉड, देखो मेरी बात समझना, अगर तुम 1 लाख रुपए लेके हिमालय चले जाओगे तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता बेटा, फिर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इस दुनिया में. देखो कंसिडरेशन है, 2 पार्टी है, तुमने साइन किया, सब कुछ सही है. लेकिन अगर तुम चाहो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, मतलब जीरो कर सकते हो. यानी किस कॉन्ट्रैक्ट को? इस खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट को. साहब जो ये खरीदा बेचा गया है मेरा घर 1 लाख रुपए में, ये जीरो है. इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसे तुम जीरो कर सकते हो. कौन कर सकता है? क्या ठेकेदार कभी कोर्ट कचहरी जाएगा? सर वो क्यों जाएगा? उसे 1 करोड़ की चीज 1 लाख में मिली है, वो क्यों जाएगा? कौन कर सकता है इसको जीरो? एग्रीव पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी. एग्रीव्ड पार्टी का मतलब जिसके साथ अत्याचार हुआ है, यानी पीड़ित पार्टी. अब पीड़ित कौन है? आप हैं. आप अगर चाहें इस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर सकते हैं. सर कैसे? आप जाओगे कोर्ट, अगर आप में है दम, आप कोर्ट से कहोगे साहब सुनिए, जज साहब क्या सुनना है? साहब मेरा घर 1 करोड़ का था सर, 1 करोड़ का घर था साहब,
1 लाख में साइन करवा लिया मुझसे, 1 लाख में। तो क्यों किया तुमने 1 लाख में साइन? हा? तुमने 1 लाख में साइन किया, कंसिडरेशन लिया तुमने 1 लाख रुपए, उसने दिया है तुमको 1 लाख रुपए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं साहब, ये अधूरा सच है। जब मैं साइन कर रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? क्योंकि मेरे सर पे 6 की 6 का घोड़ा रखा गया था। मेरे सर पे घोड़ा रखा गया था साहब। मैंने साइन नहीं करे, घोड़े ने साइन करवाए हैं मुझसे। कोर्जन हुआ था मेरे ऊपर, कोर्जन। ओ, धमकी दी थी मुझे सर, दबाव डाला गया था मेरे ऊपर, कोर्जन हुआ था मेरे ऊपर साहब, दबाव डाला गया था। अंग्रेजी में बोलते सो कोर्जन, कोर्जन हुआ था सर मेरे साथ, दबाव डाला गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, मिस्टेक, फ्रॉड, ये सब हो गया। हम पढ़ेंगे एक एक करके, वो चैप्टर आएगा पूरा, उस चैप्टर में वॉइडेबल एग्रीमेंट का चैप्टर आएगा, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पर हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कोर्जन का मतलब क्या होता है। बट फिलहाल आपको समझाने के लिए, आप बोलोगे कोर्जन हुआ है साहब मेरे साथ, कोर्जन, मेरे ऊपर दबाव डाला गया था, अगर साइन नहीं करोगे तो। जज साहब कहते हैं तूने साइन क्यों किए? चला गया ना घर तेरे हाथ से, ना करता साइन घर बच जाता। आप बोलेंगे साहब अगर मैं साइन नहीं करता घर तो बच जाता, लेकिन मैं दुनिया से चला जाता। मेरे सामने क्या ऑप्शन था, या तो मैं खुद को बचा लूं या मैं घर को बचा लूं। अगर मैं घर को बचाता मैं दुनिया से टपक जाता, इसलिए साइन करना पड़ा था साहब। रहम करिए साहब, रहम करिए, न्याय करिए मेरे साथ। अब यहां पर आप ये प्रूफ करोगे, यानी सामने वाला ये आप प्रूफ करो कि मेरे साथ, यानी जब मैंने साइन किया था मेरे साथ कोर्जन हुआ था। ये जो एग्रीव पार्टी है इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये प्रूफ करेगा कि मैंने जो साइन किए हैं अपनी सहमति से नहीं किया है। मेरी जो कंसेंट है वो सहमति मेरी थी नहीं, वो सहमति तो घोड़े के दम पे ली गई है मुझसे। ओ, सहमति तो घोड़े के दम पे ली गई थी। घोड़ा मीन्स रिवॉल्वर, नालायक कर, घोड़ा क्या होता है? रिक्शाओं, ठीक है। ये सहमति तो घोड़े के दम पे ली गई थी मुझसे, मैंने अपनी सहमति नहीं दी थी। आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि जिस समय आप साइन कर रहे थे, जिस समय आपने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, आपकी सहमति फ्री नहीं थी, आपकी सहमति फ्री नहीं थी, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरे ऊपर कोर्जन हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, फलाना ढिमाका हुआ था, अब जाके मैंने साइन किया था। साहब अगर आपने प्रूफ कर दिया तो लॉ आपसे क्या बोलता है? जा बेटा जा, घर जा, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम जीरो कर देते हैं। कोई सेल डीड ऐसी बनी नहीं थी, कोई साइन ऐसे कभी हुए ही नहीं थे, कोई 1 लाख है कोई दिया ही नहीं गया था। जा, तेरा घर तेरे पास रहेगा। इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेल डीड का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड करार दिया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अगर तुम जाओगे कोर्ट कचहरी तो, अगर तुम्ही को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुमने घर 1 लाख में बेच दिया, चले गए कमंडल लेके तुम हिमालय पर्वत में, तो किस तुम्हारे घर पे लॉ थोड़ी आएगा? लॉ तो उसी की मदद करता है जिसकी आंखें खुली होती हैं। आरी बस हम इनको बोलते हैं बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोज आर लाइक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इट कैन बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल, चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, उस पर इन डिटेल पढ़ेंगे। 4-5 क्लास तो उसी में लगती है, परेशान ना हो। ओके सर, इसके बाद आप पढ़ चुके हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 10 की ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। वॉइड क्या होता है? शुरुआत में जीरो बाद में हीरो। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो शुरुआत से जीरो होता है, शुरुआत से जीरो। जैसे कि कोई एक माइनर बच्चा था, मैंने माइनर बच्चे को चॉकलेट दी, मैंने कहा बेटा बेटा सुनो ना, बच्चे ने कहा हाँ। एक माइनर बच्चा था, ये देखो मुझे पता चला ये तो करोड़पति का बच्चा है, ये तो करोड़पति का बच्चा है। आप गए इसके पास में, आपने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मोनू नाम है सर, मोनू। मुझे पता चला मोनू तो 10 करोड़ का मालिक है। मैंने मोनू को दिया एक किटकैट, मोनू का फेवरेट था किटकैट। मोनू को मैंने किटकैट पकड़ाया और मोनू से कहा, मैंने मोनू बेटा तुम्हारे साइन बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अपनी राइटिंग दिखाओ ना एक बार। मैंने उसके सामने रखा सेल डीड, माइनर का घर मेरा। उसे क्या पता है सेल डीड क्या होता है, उसको पता नहीं, भाई 9 साल का बच्चा है, उसने देखा, उसे क्या पता है स्टैम्प पेपर क्या होता है। मैंने कहा बेटा अपनी राइटिंग दिखा, तेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है। उसने कहा अपना नाम लिखा, साइन कर दिया मोनू। आज के बाद मोनू के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी। बताओ एक बच्चे के साथ में आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक मतलब बच्चे को आप अनदेखी में साइन करके ले आओगे, बच्चे की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी? नहीं। लॉ कहता है माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट आप करते हैं दे आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है?
माइनर के साथ में बेटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वॉइड नहीं होता है, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से जीरो। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बिल्कुल जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, शुरू में जीरो, बाद में जीरो, जीरो जीरो हमेशा जीरो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो इनफोर्सेबल लॉ कभी हो ही नहीं सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट विच इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, it is enforceable by law at the option of one or more party, it is not enforceable by law at the option of other party, ठीक है। एग्री बाय at the option of aggrieved party, आप इसको वो कर। इलीगल का मतलब इलीगल भैया, अनलॉफुल है, ए ने बी से कहा जाओ सी को टपका दो, सी को टपका दो, सी को टपका दिया, पैसा नहीं मिला, बताओ क्या इलीगल एग्रीमेंट है साहब। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, लॉ की मदद नहीं ले सकते, उनको बोलते हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चैप्टर यहां पर डन डनाडन डन कंप्लीट होता है। ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे, जब मजे से पढ़ेंगे तभी सीए बनेंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। यहां तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है आपको थोड़ी सी भी हेल्प इन वीडियो से मिल रही, इन लेक्चर से आपको मजा आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब वीडियो आ जाए आपके यूट्यूब पे तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।